सो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें से पूछा है कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा यानी गलत स्टेटमेंट होगा। तो बेसिकली आंसर तो हमें सीधे सीधे मिल सकता है क्या होगा, क्योंकि इन सब चारों स्टेटमेंट में स्टेट नंबर 4 हमें पढ़ने में आसान लग रहा है और समझने में भी आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में कह रखा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 टू दी पावर 2 माइनस एंड Cr2O7 टू दी पावर 2 माइनस आर नॉट दी सेम। यानी इन दोनों जो है हमारे पास आयन्स, इन दोनों में हम क्रोमियम आयन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर चेक कर लेंगे सही है या नहीं, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो पहले ये देखो यहाँ पे हम करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। अब यहाँ पे देखते हैं हम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं CrO4 2 माइनस के लिए। तो हमें पता है कि Cr की x मान लिया हमने, पता नहीं, और ऑक्सीजन की हमें पता है कि कितनी होती है, -2 होती है। और टोटल ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x -8 दैट इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है, 2 माइनस, इसलिए -2। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की 6 आ जाएगी। ऐसे ही Cr2O7 2 माइनस में हम Cr की जो है कैलकुलेट करेंगे तो Cr की हमें x मान लेंगे, क्योंकि उसकी पता नहीं, क्योंकि C की हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या हो जाएगी, Cr कितने, 2 मॉलिक्यूल है, एक की हमने Cr की कितनी मानी थी, x मानी, तो क्या हो जाएगा 2x -14 हो जाएगा। 14 इसलिए होगा क्योंकि 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की -2 होती है, तो 7 की हो जाएगी -14। सो 2x -14 दैट इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि टोटल चार्ज -2 के बराबर, तो इससे भी x बराबर 6 आ रही है। यानी जो दोनों आयंस दे रखे हैं उन दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दे रखी है, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि जो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों आयनों में सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, आंसर 4 हो गया। आंसर तो हमें सीधे सीधे मिल गया, क्योंकि सीधे सीधे हमें पता चल गया सबसे सिंपल स्टेटमेंट ये था, इसी को हमने चेक कर लिया और यही किस्मत से आंसर निकल गया। तो अब हम इनको भी देखते हैं भाई, ठीक है हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। बाई चांस इसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है ना, कुछ दूसरा ऑप्शन आ जाता, तब क्या होता, तब हम सिस्टमेटिक तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या रखा है Cr2+, जिसमें D4 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएंगे तो D4 हो जाएंगे। वो अपने आप आपको पता होगा कैसे करते हैं, अगर नहीं पता कमेंट करके बताइए, तो इससे भी हम लेक्चर लेंगे। इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। यानी जो जलीय माध्यम होता है, एक्वस जो मीडियम होता है यानी वाटर टाइप मीडियम, उसमें जो Cr+2 होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू Fe2+। तो चेक करते हैं भाई। तो जो Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इज यस इज दिस इज राइट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो Cr3+ टू Cr2+, ये क्या देखिए -0.41, यानी कि बेसिकली क्या है कि Cr3+ टू Cr2+ की वैल्यू अगर -0.41 है और ऐसे Fe3+ टू Fe2+ की वैल्यू 0.77 वोल्ट है, तब अगर हमें 2+ को 3+ में कन्वर्ट करना होगा, है ना, समझ रहे हो, 2 को 3 में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या हो जाएगी, क्रोमियम के लिए प्लस में हो जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा करें, ऐसे 2+ को 3+ में कन्वर्ट करना होगा तो -0.77 हो जाएगी। तो वॉल्यूम पॉजिटिव Cr वाले की आ रही है, तो इसलिए Cr आंसर हो जाएगा। और बेसिकली हम +2 से 3 में क्यों करें, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, यानी अपचयित कर रहा होगा, तो खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, खुद का ऑक्सीडाइजर यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि खुद की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही होगी, इसलिए 2 से 3 में बढ़ रही है, इसलिए हमने बढ़ा के करना है। जैसे 2 से 1 में नहीं कर सकते, 2 से 0 में नहीं कर सकते, 2 से ऊपर वाली में करने पड़े ऑक्सीडेशन में। और दूसरा तरीके से हम समझ सकते हैं, एक तो ये होता है ये है जो तरीका है, दूसरा है किसी ऑप्शन को दूसरे तरीके से समझना है, दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि एक ही फैक्टर थोड़ी होगा, इसको डिपेंड करेगा, और भी फैक्टर हो सकते हैं भाई, आप किसी भी फैक्टर से सेटिस्फाई करा के देख लो। तो Cr2+ है, Cr2+ की D4 है, लेकिन Cr3+ यानी रिड्यूस कर रहा है, दूसरा खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, जब भी तो Cr3+1 है। तब इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा D3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, D3 हो जाएंगे। यानी तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो तीनों की तीनों किसमें बढ़ जाएंगे, T2G में बढ़ जाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों T2G और EG हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वाला चैप्टर 9 दैट इज आरबीएसई बोर्ड की बुक का हमने पूरा करवाया, T2G EG क्या होते हैं, तो समझ में आ गया। तो D3 हो जाएंगे जो T2G में बढ़ जाएंगे और EG के सभी इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाएंगे। और वैसे ही Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा कि कितने पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, Fe+2 था, लेकिन Fe+3 किया तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो 5 बचे। 5 में से क्या होगा कि 3 तो T2G में बढ़ जाएंगे, 2 EG में बढ़ जाएंगे। तो
तो इस कंडीशन में जब क्या हो वाटर मीडियम, क्योंकि यहाँ स्पेशली मेंशन कर रखा है, अगर स्पेशली मेंशन नहीं करता कि भाई जो मीडियम वाटर नहीं है, देखो स्पेशली मेंशन रखा है वाटर नहीं है, तब Fe+2 होता है ज्यादा रिड्यूसिंग। लेकिन वाटर जो मेंशन है, वाटर मेंशन कर रखा है, तो इसका मतलब है कि वाटर के कुछ ना कुछ तो रोल होगा। अगर रोल नहीं होता तो वाटर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर लाइक एक्वस सॉल्यूशन में D3 होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है D5 की कंपैरिजन में। क्योंकि देखो D5 को आपको पता होगा भाई अर्धयुग्मित है, यानी आधा भरा हुआ है, और D3 T2G के लिए अर्धयुग्मित हो गया। तो बेसिकली एक्वस लाइक सॉल्यूशन फॉर वाटर जो D3 ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण Cr3+ स्टेबल होकर, क्योंकि उसी में D3 बन रहा था, तो इसीलिए Cr3+ है वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा प्रभावी है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट। सो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब सेकंड देखते हैं, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसमें कहना चाहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके जो कंपाउंड होते हैं, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट की जो उत्प्रेरक की जो उनकी उत्प्रेरक एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी काफी सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो ग्रहण कर सकते हैं, इसी कारण वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ऐसा इसमें कह रखा है जो स्टेटमेंट है उसमें, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के तत्व, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। सो हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, यानी कि जो जैसे कैसे वर्क करता है, जो होता है कैटलिस्ट का प्रोसेस होती है, वो कैसे फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है कि जैसे कोई रिएक्टेंट है, जो कैटलिस्ट होंगे उसको सरफेस प्रोवाइड करेंगे, फिर एक रिएक्टेंट आएगा उस पे, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा जो रिएक्टेंट आएगा फिर वो भी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, क्या उस सरफेस पे बॉन्ड बनाएगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हट जाएंगे। बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे पहला रिएक्टेंट आया, उसने कैटलिस्ट से थोड़ा सरफेस उसको मिला, उससे रिएक्शन कर ली और थोड़ा हल्का बॉन्ड बना लिया। उसके बाद दूसरा कैटलिस्ट आया, वो उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, है ना, फर्स्ट रिएक्टेंट था उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो जो सरफेस प्रोवाइड हुई थी कैटलिस्ट की, वो बॉन्ड कैटलिस्ट की, तो फर्स्ट और कैटलिस्ट के बीच में जो बॉन्ड बना था वो धीरे धीरे करके टूटेगा, और जो फर्स्ट सेकंड रिएक्टेंट के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से उनकी रिएक्शन हो जाती है, एक तरह से सरफेस का कार्य करते हैं। तो जब इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, तो वो सरफेस ज्यादा प्रोवाइड करा सकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट रिएक्टेंट आया तब उसकी कुछ वैलेंसी है, जैसे +3 है, अब वो उसकी जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या करेगा, यानी जो है कैटलिस्ट या फिर हम कहें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, तो वो -3 वाला आ रहा है तो वो +3 भी कर सकता है, जिससे वो उसके साथ बॉन्ड बना ले, फिर एक तरह से उनका सरफेस मिल जाएगी, तो दूसरा एलिमेंट आके उससे रिएक्शन कर सकता है। और अगर वेरिएबल नहीं होता तो मान के चलो अगर +2 वाला आता और उसकी जो फिक्स रहती ट्रांजिशन एलिमेंट की +4 रहती, तो वो तो उनको सरफेस मिल ही नहीं पाता। इसलिए जो वेरिएबल बैलेंस ये वो काफी इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी ये थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सो गाइस, अब अगला हम जो है ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है अगला एक इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HCN और आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो अंतराकाशीय कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि स्मॉल एटम्स HCN किसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स में फंस जाते हैं, तब अंतराकाशीय कंपाउंड बनते हैं। तो गाइस इसको भी चेक करते हैं। तो बेसिकली ये भी सीधे सीधे अंतराकाशीय कंपाउंड होते हैं, उनकी डेफिनेशन देती है D&F ब्लॉक एलिमेंट, D&F ब्लॉक का चैप्टर, उसमें से सीधे सीधे अंतराकाशीय जो कंपाउंड होते हैं उनकी डेफिनेशन लिख रखी है, वो HT से उतारती है। तो ये भी हमारा राइट होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। Just a second. The compounds formed when small atoms of Hc or N get trapped inside the crystal lattice of metal is known as the interstitial compound. यानी ये तो डेफिनेशन है, सीधे उतार के दे दी, तो ये भी हमारा राइट होगा। नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ग्रहण करते हैं, उनका जो है साइज काफी बड़ी होती है, तो उनमें छोटे छोटे कंपाउंड्स आगे फंस जाते हैं और अंतराकाशीय जो होते हैं वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये तो डेफिनेशन नॉर्मल तो फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन राइट है, हमने चेक कर लिया क्यों राइट हुए, कैसे राइट हुए, फोर्थ इज इनकरेक्ट। और इसका आंसर तो हमें सीधे सीधे मिल गया, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सो गाइस 37 क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिख रखा है कि जो ये रिएक्शन है 2Cl को हम जब 2Cl गैस यानी Cl गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब हम Cl2 में कन्वर्ट करते हैं तो इनके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन 1 है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, यानी जो हीट है हीट में अंतर ग्रेटर देन 0 होगा और ये एंट्रोपी होती है उसमें जो डिफरेंस है वो 0 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस इज लेस देन 0, यानी एंट्रोपी तो जो है 0 से कम होनी चाहिए यानी नेगेटिव होनी चाहिए और जो हीट जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के चार ऑप्शन दे रखे, तो हम निकालते हैं भाई डेल्टा एच कम होगी ज्यादा होगी या फिर डेल्टा एस को हम चेक करते हैं। तो हमें पता है कि 2Cl है, क्या है 2Cl से Cl2 बन रहा है। तो पहले कितने मॉलिक्यूल थे क्लोरीन के, 2 थे, और बाद में कितना मॉलिक्यूल हो गया, 1 मॉलिक्यूल होगा। भले ही ये चेंज हो गया वो जो है जो मेन कंपाउंड चेंज हो गया, पर जो स्टार्टिंग में ये जो है मॉलिक्यूल थे संख्या थी वो 2 से कितनी बन गई, 1 बन गई। तो संख्या घटती है तो जो उसमें अव्यवस्था होती है, क्या होती है अव्यवस्था, यानी अव्यवस्था जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या होती है अव्यवस्था का मात्रक होता है, जो अव्यवस्था होती है उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं एक तरह से। तो पहले 2 थे, पहले 2 लोग थे, 2 से 1 हो गया तो वहां पे अव्यवस्था लड़ाई झगड़ा या जो है ज्यादा बातचीत कम हो जाएगी ना, क्योंकि जब 2 होते हैं तब ज्यादा अव्यवस्था हो जाती है। अब जब 1 लोग हो जाते हैं तो उससे अव्यवस्था कम हो जाती है। तो ऐसे इसी में वर्क करता है, जब 2 मॉलिक्यूल थे तब तो ज्यादा अव्यवस्था थी, लेकिन बाद में क्या हो गया 1 ही रह गया तो जो अव्यवस्था है वो कम होगी। तो डेल्टा एस इज लेस देन 0 हो जाएगा, पता चल गया, क्योंकि एंट्रोपी घट जाएगी। क्यों घटेगी, इसलिए घटेगी क्योंकि पहले मॉलिक्यूल ज्यादा थे बाद में कम हो गए। ऐसे होगा फॉर एग्जांपल जैसे पहले 3 मॉलिक्यूल हो किसी भी चीज के CO2 के सपोज करो और बाद में मॉलिक्यूल कितने हो 4 हो गए हो किसी दूसरे के 4 से हो गए। तो पहले कितने थे, पहले 3 लोग थे बाद में 4 हो गए, यानी व्यवस्था अव्यवस्था बढ़ गई, लोग बढ़ गए तो ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी यानी अव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, जब ऐसे ये कंडीशन बन रही हो। या फिर इधर 3 हो सपोज करो और इधर 2 हो तो घट रहे ना, घट रहे हैं तो डेल्टा एस भी 0 से कम होगी। तो समझ गए कैसे करते हैं। तो इसका डेल्टा एस तो 0 हो जाएगा, डेल्टा एस इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 कांट बी पॉसिबल एंड ऑप्शन 3 आल्सो कांट बी पॉसिबल। एंड सेकंड और फोर्थ देखते हैं, ये तो दोनों का सेटिस्फाई हो रही है। इसको चेक करते हैं भाई, इसको चेक करते हैं। तो हमें पता है कि जब जो Cl2 गैस होती है, क्या Cl2 गैस होती है उसको हम Cl में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्लोरीन के मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, जो है मॉलिक्यूल में मूलक में तोड़ते हैं। तो हमें पता है इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी क्योंकि Cl2 गैस तो हमें नेचुरली पाई जाती है, क्लोरीन गैस है ना। लेकिन क्लोरीन जो ये मूलक है, क्लोरीन गैस नहीं है, एक तरह से मूलक है, वो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये नेचुरली नहीं पाया जाता। तो इसको हमें तोड़ने के लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो यानी ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्मा शोषी होगी, है ना। यानी क्लोरीन गैस Cl2 को हम Cl में कन्वर्ट करें तो क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। लेकिन जो यहाँ पे ये रिएक्शन लिख रखी है इसकी जस्ट उल्टी, यानी Cl को हम Cl2 में कन्वर्ट करें यानी इसकी उल्टी करिए, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊष्मा शेपी। और मतलब मेरा मतलब कहने का है कि जैसे ये है Cl2 को हम Cl में बदले तो ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में जब यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में तो ये क्लोरीन गैस क्लोरीन मूलक में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, जो पराबैंगनी रेस जब इस पर रिएक्ट करती है, Hnu जब सूर्य का प्रकाश जब रिएक्ट करता है तभी तो Cl मूलक में टूटती है ना, अपने आप नहीं टूटती। तो यानी इसको हीट कुछ चाहिए। तो यानी जब Cl2 को Cl में करें तो हीट चाहिए, लेकिन जब ये डायरेक्ट इससे Cl से Cl2 में करेगा तब हीट अपने आप जनरेट करेगा, क्योंकि इसको चाहिए, इसने हीट ले ली अपने अंदर, हीट ले ली। जब ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा तो हीट को छोड़ेगा। तो डेल्टा, तो यानी क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच क्या होता है, 0 लेस देन 0 होता है। ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच हमेशा लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि इसके पास जो डेल्टा एच निकालेंगे वो निकालेंगे जैसे ये रिएक्शन Cl से Cl2 में, तो H2 माइनस H1 करेंगे सपोज करो, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें तो बाद में कम बचेगी ना हीट, क्योंकि जब इससे इसमें कन्वर्ट हो रहे थे तो इसने हीट छोड़ दी थी, क्या ऊष्मा छोड़ दी थी, क्या छोड़ दी थी, ऊष्मा जो है एनवायरमेंट में रिलीज कर दी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कमी ऊष्मा होगी, इसमें ज्यादा होगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो इसलिए डेल्टा एच लेस देन 0 आता है ऊष्माक्षेपी के लिए, है ना। तो डेल्टा एच इज आल्सो लेस देन 0 एंड डेल्टा एच इज आल्सो लेस देन 0, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो गाइस 38 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जीटा पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल या मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडेड सॉल्यूशन। जीटा पोटेंशियल हम
मेजर करते हैं तो जो कोलाइड सॉल्यूशन एक कौन सी प्रॉपर्टी को हमें बताता है कि भाई ये जीटा पोटेंशियल हमें इतना मिल गया, तो ये इसको डिनोट करेगा कि जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी या विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी किस पे डिपेंड या फिर किसके बारे में बताता है। तो विस्कोसिटी या फिर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, स्टेबिलिटी को दर्शाएगा साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम थोड़ा कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ पे राइट साइड में इमेज देख सकते हैं कि जो आयंस होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव काउंटर आयंस फर्स्ट अटैच टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे। सबसे पहले जो प्लस पे माइनस आके अट्रैक्ट होगा या फिर माइनस पे प्लस, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया प्लस है, उसके ऊपर आके माइनस जो है काउंटर कर देंगे, यानी काउंटर कर देंगे तो एक लेयर बन जाएगी। प्लस माइनस आ गई तो एक तरह से सस्पेंडेड हो गया, एक तरह से रिजिड लेयर बन जाएंगे, कठोर टाइप की लेयर बन जाएगी, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे स्टर्न लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टर्न लेयर। आप यहाँ राइट साइड में इमेज है उसमें देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट मोर काउंटर आयंस, बट नाउ दिस काउंटर आयंस आर बीइंग रिपल्ड बाय अदर काउंटर आयंस इन द विसिनिटी एंड बाय द स्टर्न लेयर इटसेल्फ। इसका मतलब है कि अब प्लस वाले उसके बाद माइनस वाले आ गए, उसके बाद माइनस वाले आ गए, तो एक तरह से इनमें एक स्टर्न लेयर बन गया, जो है रिजिड लेयर फॉर्म हो गई। तब उसके बाद और आयंस आएंगे, जैसे प्लस और माइनस आगे हो गए, माइनस है ना, प्लस के बाद माइनस आया, फिर वापस प्लस आने की कोशिश करेंगे तो माइनस से अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ प्लस वाले जो थे ना उसके साथ ही तो मिक्स हो गए, तो वो उसको जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल्ड करेंगे। और उसके साथ साथ जो स्टर्न लेयर थी जिसमें प्लस और माइनस दोनों थे, उसमें तो सपोज करो अगर प्लस वाला आएगा तो उसके अंदर माइनस भी तो थे ना स्टर्न लेयर में, तो माइनस वाले अपोज करेंगे। अगर माइनस वाला आएगा तो उसके अंदर जो है माइनस वाले अपोज करेंगे, क्योंकि देखो जो स्टर्न लेयर उसमें प्लस माइनस दोनों है। अब उसमें से कोई सा भी आए, उसमें बाहर से अगर कोई सा भी चार्ज आता है तो जो उसके अपोजिट वाला चार्ज है वो तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन स्टर्न लेयर में दोनों चार्ज है तो उसके समान वाला तो उसको है क्या, अपोजिट करेगा, रिपल्ड करेगा। ये इसमें बताना चाहता है। दिस सेकंड रीजन इज कॉल्ड द डिफ्यूजिव लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर दे सकता हूँ यहाँ पे गाइस, ये है स्टर्न, आप देख सकते हैं स्टर्न लेयर, और ये डिफ्यूज लेयर है ना। जो फर्स्ट लेयर थी वो स्टर्न लेयर थी, इसमें प्लस माइनस दोनों आ गए थे, और दूसरी है डिफ्यूजिव लेयर। अब ये डिफ्यूजिव लेयर समझ में आ गया। और ये दोनों लेयर हैं, ये जिस प्लेन में जो स्लिप होंगे भाई, जैसे सपोज करो पानी की बूंद है, क्या है, पानी की बूंद है, अब वो एक प्लेन में तो रखी होगी, मूव करेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्लिपिंग प्लेन कहेंगे। बस यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि सरफेस पोटेंशियल। अब हमारे जीटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। So basically surface potential is the electric potential between the surface of the particles at any point in the suspending liquid, यानी suspending liquid होगा, जो द्रव होगा जिसमें प्लस माइनस दोनों मिले हुए होंगे, उसमें किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या कहलाएगा, हमारा जीटा पोटेंशियल या सरफेस पोटेंशियल। उसी को बाद में हम जीटा पोटेंशियल कह देंगे। दिस स्लिप प्लेन इज द वेयर द स्टर्न लेयर एंड द डिफ्यूजिव लेयर मीट एंड is here the electric potential is called the zeta potential। यानी जो स्लिपिंग प्लेन है उसमें स्टर्न और डिफ्यूजिव लेयर दोनों मूव करेंगे, दोनों मिलेंगी, तो जो स्लिपिंग प्लेन है या फिर हम कहें स्टर्न लेयर डिफ्यूजिव लेयर जहां पे मूव करेंगे, उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, जीटा पोटेंशियल हमारा कहलाएगा। तो बेसिकली हमें ज्यादा याद नहीं करना, हमने ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज दे रखी है। और अगर आप रियल में इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, ये कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके क्या यूज होते हैं, और इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है आपकी नॉलेज के हिसाब से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुश्किल ही है इसमें से आना, पर अभी बार से, पर फिर भी नॉलेज तो मिलनी चाहिए ना, तो इसीलिए आप कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर जो है पूरा लेक्चर लेंगे जब क्लियर समझाएंगे, क्योंकि अभी इसमें 5 क्वेश्चन करवाते हैं, पूरा जो है नीट 2020 का पूरा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो पूरा डिटेल में इतना ज्यादा बताएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए हमें फिर आधा घंटा देना पड़ेगा, तो फिर तो ये काफी लेंथी हो जाएगा ना, इसलिए हम शॉर्ट में ले रहे हैं। सो बेसिकली द हायर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जीटा पोटेंशियल, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है, प्लस माइनस साइन नहीं देखना गाइस, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, -40 आएगा तो उसको हमें 40 ही काउंट करना है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड देखनी है हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जीटा पोटेंशियल। द मोर स्टेबल द डिस्पर्जन, यानी जो डिस्पर्जन है, यानी डिस्पर्स्ड है,
यानी जो डिस्पर्जन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जो एयर है, एयर में काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे होते हैं, ये आपस में डिस्पर्स्ड होते हैं ना, ये आपस में मिले हुए तो बिल्कुल मिक्स होके एक साथ तो नहीं आ जाते, ये पूरे इसमें मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, एक तरह से आपस में नहीं घुले हुए तो पूरी एयर में घुले हुए होते हैं ना। अगर अगर ये आपस में रिएक्ट कर ले, आपस में मिल जाए, से SO2 NO2 मिलके एक ही बना ले तो ये सस्पेंड हो जाएंगे, या सस्पेंड का मतलब है कि ये गोल गोल गुंबद सा बना लेंगे एक तरह से। मेरा कहने का मतलब है गाइस गाइस निलंबित हो जाएंगे। कैसे होंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि SO2 है, CO2 और जो भी सारी गैसें आपस में अगर रिएक्ट कर ली, आपस में रिएक्ट कर ली तो ये एक तरह से बैठ के नीचे नीचे आ जाएंगे बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि ये गैसें आपस में डिस्पर्स्ड होती हैं, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करती पर पूरे उसमें एनवायरनमेंट में मिली हुई होती है। तो ऐसे ही जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है उसमें भी जो आयंस होते हैं वो डिस्पर्स्ड होना जरूरी होता है। अगर वो आपस में मिल गए तो वो क्या करें, कोलाइड कर, वो क्या कर लेंगे, वो आपस में वो बना लेंगे, सस्पेंशन बना लेंगे या सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना ही ज्यादा जो है कोलाइडी सॉल्यूशन प्रभावी होगा, क्योंकि अगर डिस्पर्सन कम हो गया, यानी डिस्पर्सन कम हो गया तो जो है पार्टिकल सस्पेंडेड हो गया, यानी कोलाइडी सॉल्यूशन तो खत्म ही हो गया ना, फिर तो सस्पेंशन हो गया, यानी निलंबन कण बन गए। तो जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना ही ज्यादा कोलाइडी सॉल्यूशन स्टेबल होगा, क्योंकि कोलाइडी सॉल्यूशन बेसिकली स्टेबल ही तो होगा ना, कोलाइडी सॉल्यूशन है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिस्पर्सन पे डिपेंड करता है, उसका एंड डिस्पर्स्ड ही होनी चाहिए ना। तो जितना ज्यादा डिस्पर्सन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कोलाइडी सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सन प्रोपोर्शनल है किसके, जीटा पोटेंशियल के। तो हम कोलाइडी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी भी हम जीटा पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। सो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें पूछ रखा है, उसमें क्या रखा है कि इस तरीके का ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें काफी सारी क्वेश्चन या फिर काफी सारी रिएक्शन एक साथ मिक्स करके कर दिए हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें 4-5 चैप्टर होते हैं, जैसे एल्कोहल का, फिनॉल का, या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर यूरिया का, या फिर हेलोजन का। तो ऐसे 2-3 चैप्टर को एक साथ मिक्स करके एक साथ मिक्स करके, यानी 2-3 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट को लेके पूरा एक क्वेश्चन बना लिया। इसमें क्या होगा, ये मिक्स रिएक्शन क्वेश्चन है एक तरह से। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें 2-3 चैप्टरों की सभी 2-3 चैप्टर की कुछ रिएक्शनों का यूज होता है। जैसे यूरिया की, जो यूरिया वाला चैप्टर है नाइट्रोजन कंपाउंड का, उसकी कुछ रिएक्शन आ जाएगी। उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी रिएक्शन, फिर हम जो रिएक्शन आ रही है वो एल्कोहल वाले समूह से आ रही होगी, वैसी रिएक्शन बनेगी। उसके बाद कीटोन वाले समूह से रिलेटेड रिएक्शन होगी। तो ऐसी मिक्स रिएक्शन बन जाती है। कैसे बन जाती है मिक्स रिएक्शन? बेसिकली ऐसा होता है, समझ गए? तो एक बार और रिपीट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ये देखने में लग रहा है कि यूरिया रिएक्ट करता है वाटर के पास, उसके बाद डिकम्पोज होता है, बी बनता है। तो हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके ए बनाता है, कोई कंपाउंड ए बनाता है, तो है ना। उसके बाद वो डिकम्पोज होकर बी बनाता है, और फिर बी को जब हम Cu+2 के जो आयंस है उसमें हम पास करा जाता है तो हमें क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी मिलता है। तो हमें सी का फॉर्मूला बताना है। देखो इसमें तीन रिएक्शन, पहले यूरिया को वाटर से रिएक्शन कराओ, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन करो, उसके बाद Cu+2 कराओ, उसके बाद फिर जो कंपाउंड बन रहा है उसको हमें बताओ। यानी 3 रिएक्शन एक साथ पूछ लिया, एक तरह से मिक्स क्वेश्चन हो गया। इसमें 2-3 चैप्टर का एक साथ निचोड़ पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन काफी अच्छा भी होता है। ये 100% ऐसा क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा ही जाता है हर बार। सो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जस्ट सेकंड गाइस, इसको मिटा देता हूं। लिखा है तो यूरिया का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 ये होता है। तो अब इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसमें लिख तो नहीं रखा भाई कि एक्सेस वाटर के साथ करवाना है या फिर लिमिट में, तो क्योंकि एक्सेस से करवाएंगे, यानी वाटर की मात्रा ज्यादा होगी तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो उसकी कुछ अदर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और अगर हम लिमिट में करवाते तो उसका कुछ अदर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में नहीं दे रखा तो हम आप कुछ भी मान लो। तो मैंने मान लिया कि ये है ना 2H2O से रिएक्शन कर रहा है ना, 2H2 यानी 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा NH4 का होल ट्वाइस CO3 बनेगा, CO3 बनेगा। कैसे बनेगा कि जो CO है, CO में O इधर आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आएगा, इस पे प्लस साइन आ जाएगा, इधर माइनस आएगा, तो ये O इसके पास चला जाएगा। तो CO है ना, ये 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों के दोनों इस तरफ आ जाएंगे, है ना, क्योंकि एक इस तरफ खींचेगा एक इस तरफ खींचेगा तो 2 प्लस आएंगे, तो ये दोनों O इसके पास जाएंगे। तो CO3 ऐसे बन जाएगा, क्योंकि एक O तो आप पहले से ही था, है ना। तो CO3 हो जाएंगे, 2 इसके O इधर जाएंगे, तो CO3 हो गया। बाकी NH2 था, है ना, क्या था, NH2 था। अब ये खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि कैसे खींचेंगे, देखो ये O है ना, तो अब ये कार्बन है,
कार्बन से तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वो नाइट्रोजन होता है ना, ये ऑब्वियसली, कोई कार्बन इधर आता है, कार्बन उसके बाद नाइट्रोजन आता है, तो इधर जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है ना। विद्युत ऋणात्मकता ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो नाइट्रोजन इसको खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, क्या माइनस साइन आएगा, इस पर प्लस आएगा, ये भी खींचेगा, इस पर और प्लस आएगा, ये ऊपर खींचेगा तो इस पर भी प्लस आएगा, यानी एक तरह से इसके चारों तरफ खींचने वाले लगे। तो जो इस पर माइनस वाले O वाला ग्रुप इससे जुड़ जाएगा ना, और ये माइनस था तो H वाले प्लस वाले इस तरफ जुड़ जाएंगे, तो एक है ना, तो H2 का क्या थे, यानी टोटल कितने थे, 4H थे, 4H थे, 2H इसके पास जुड़ जाएंगे, 2H इसके पास जाएंगे, तो NH4 का ट्वाइस हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया A, क्योंकि रिएक्ट कर लिया A बन गया। अब इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी इसका हम वो है जो हीट देके उसको डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उसका विघटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं। तो किसमें टूटेगा, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 है, तो एक तो NH4 को तो NH3 में टूट जाएगा, क्या टूट जाएगा, NH3 में टूट जाएगा, NH3 में टूट गया, 2 मॉलिक्यूल NH3 के बनेंगे, क्योंकि NH4 में से 2 थे, वो किस में बदल जाएगा, NH3 और H प्लस होता है ना, तो टोटल NH4, जिसको बेसिकली तोड़ेंगे तो NH4 प्लस और CO3 माइनस में टूटेगा, तो NH4 था ये, बेसिकली इसको एक बार और बताते हैं, NH4 प्लस में टूट होगा, CO3 माइनस में होता है, NH4 प्लस CO3 माइनस में NH4 प्लस क्या किस में टूटेगा, NH3 एंड H प्लस में टूटेगा, और CO3 माइनस किस में टूटेगा, CO2 प्लस O माइनस में टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो NH3 तो 2 मॉलिक्यूल आ गए और CO2 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, और ये O माइनस और H क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। कैसे बनेंगे, देखो NH3 है तो इधर से एक O निकल रहा है, इधर से एक मॉलिक्यूल का एक H निकल रहा था, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2H बन जाएगा, तो H2O निकल जाएगा बाहर, प्लस H2O हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिक्विड बन जाएगा, और ये हमारी गैस निकल जाएगी। तो ये तो गैस निकल जाएगी, लिक्विड का तो ज्यादा रोल होता नहीं किसी रिएक्शन में ना, जनरली हम प्रोडक्ट निकालते तो प्रोडक्ट H2O तो हम किसी से बनाते भी नहीं है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो हमें CO2 निकल गई, इसको हमें H2 हम प्रोडक्ट बनाते हैं, NH3 बचा, तो हमारे पास B जो कंपाउंड है वो क्या आ जाएगा, NH3 बन जाएगा, तो B हमारा हो गया। अब इसको हमें Cu+2 से निकाले, तो मुझे दिख गया भाई Cu+2 को से मैं निकाल रहा हूं, तो 2NH3 है, क्या है 2NH3 है, तो मुझे पता है भाई ये सब में देखो Cu और अपने आप ही पता चल गया SO4 कहां से होगा भाई, और वैसे भी देख लो इसमें सल्फर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं आ रहा, तो सल्फर तो CuSO4 तो कैसे भी नहीं हो सकता है ना, कैसे नहीं हो सकता। बाकी बचे ये 3 बचे, तो अब इसमें देखो NH3 आ रहा है, Cu आ रहा है, तो OH का होल ट्वाइस, तो वैसे भी मामला खत्म हो गया। और CO3 ये कार्बन इसमें से कहां से आ गया, कार्बन कहां से दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, कुछ रिएक्शन होगी तो कार्बन बनेगा, हाँ, लेकिन अगर देखो इसमें पास करा रहे हैं Cu+2 से करा रहे हैं, अगर इसके साथ साथ +2 या फिर कार्बन या कुछ और भी देता तब पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी Cu+2 से करवा रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 कंपाउंड ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये भी तो कहां पॉसिबल है, तो बचा कौन सा, सिर्फ यही बचा। और आपको वैसे भी पता है Cu+2 होता है, Cu+2 होता है, ये क्या होता है, फॉलिंग सॉल्यूशन, क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन होता है एक तरह से, Cu+2 है ना, फैलिंग सॉल्यूशन है। NH3 से करवाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कौन से कलर का, NH3 का होल 4 टाइम 2 प्लस ये ऐसा कंपाउंड बनता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, गहरा नीला कलर, ये फैलिंग सॉल्यूशन के जांच की विधि होती है। तो CuNH3 फुल टाइम बन गया, 2 प्लस बन गया, समझ गया कैसी रिएक्शन हुई, हमने देखा भाई यूरिया की रिएक्शन करवा दी H2O के प्रेजेंस में, NH4 का अल्फा CO3, अगर आप एक H2O लेंगे तो इसमें कुछ और रिएक्शन बन जाएगी, इसमें बन जाएंगे NH4CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4CO3 बन जाएगा। कैसे बनेगा NH4CO3, बन जाएगा NH2CO, एक O इसके साथ CO, गाइस सॉरी NH4CO3 नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, उसको हम आगे वाली रिएक्शन कराएंगे। तो CuNH4 ट्वाइस बन गया, क्या किया हमने, बेसिकली NH4 ये बना, इसके बाद हमने अपघटन किया तो NH3 बना, NH3 की हमने रिएक्शन Cu+2 कराई, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। 40th क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिख रहा है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है उनको हमें सामने वाले से मैच करना है, कि CO+H2 ये वाला ऑप्शन किससे मैच करेगा इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि जो फर्स्ट वाला है, यानी क्या रखा है कि जो फर्स्ट ए, पहले ऑप्शन में दे रखा है कि जो ए है, जो ये वाला ए है वो किससे, थर्ड से मैच करेंगे, ए वाला थर्ड से मैच करेगा। जैसे ए फर्स्ट से करेगा तो ए का 1 आ जाएगा, तो ए में 1 आ जाएगा, थर्ड 1 जो भी दे रखा है उस हिसाब से देख लेंगे। जैसे इसमें इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के लिए जो बी है वी 1 के साथ मैच कर रहा है, जो बी है 1 के साथ मैच कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब है, समझ गए ना कैसे करना है। तो बेसिकली हम निकालते सबका, तो CO और H2, तो बेसिकली हमें पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस होती है, उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सिन गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिन गैस या सिंथेसिस गैस, इसी नाम से जाना जाता है भाई। ये तो थ्योरेटिकल है, CO और H2 को सिंथेसिस गैस कहते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई जो चीज है H2O को मिलान करने के लिए आ जाए, इनमें से किसी ऑप्शन में वाटर लिखा हो, अब क्यों कहते हैं भाई वाटर, तो वाटर है, अब थ्योरेटिकल नाम दिया होगा तो वो तो याद करने की चीज है। ऐसे ही CO और H2 को हम सिन गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं, क्योंकि इसका काम काफी सारी चीजें सिंथेसिस यानी निर्माण करने में काम आता है, वो हम आगे या फिर कभी जब आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो बेसिकली इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जो CH4 होती है, क्या होती है, CH4 की रिएक्शन हम H2 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO और H2 बन जाएगा, CO और
H2 हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा CO, और यहाँ पे बन जाएगा 3H2 बन जाएगा। एक तो ये मेथड होता है, और जो है CH4 की रिएक्शन H2 से करवाएंगे तो C और 3H2 बन गया। और एक दूसरा मेथड होता है कि जो रेड होता है ना बिल्कुल गरम कोक, गरम कार्बन, उस पे हम H2 करेंगे। H2 सिर्फ ये H2 नहीं है, स्टीम, भाप की फॉर्म में गरम गरम उसमें प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा CO प्लस H2। इस प्रकार के हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो बेसिकली इसका जो हाइड्रोजन होती है इसका काफी सारा जगह पे यूज होता है, सिन गैस होती है इसका भी पूरा यूज होता है। तो फर्स्ट किससे मैच करा है? थर्ड से। हम एक बार ऐसे मिलान कर लेते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस, क्या टेम्परेरी हार्डनेस हमें पूछा है कि अस्थायी जो कठोरता होती है वो क्या होती है। तो हमें पता है जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। किसके कारण? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह अगर आपसे टेम्परेरी की जगह परमानेंट पूछ लेता, परमानेंट यानी वो भाई परमानेंट है, वो स्थायी है, तो क्या होती है? सल्फेट के कारण होती है। सल्फेट किसके कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। किसके कारण? सल्फेट एवं कार्बोनेट के कारण। तो लेकिन हमें टेम्परेरी पूछा था, टेम्परेरी हमें पता है अस्थायी जो है हार्डनेस होती है मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन के कार्बोनेट। ये देखा ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बी फर्स्ट से मैच कर गया। और B2H6 क्या होगा? B2H6 हमें पता है कि जो अन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। देखो अब ये तो हाइड्राइड है नहीं, हाइड्राइड ही है, ये क्या है? एक हाइड्राइड है। B2H6 आगे एक हाइड्राइड है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है? तो ये बी है, इधर बी कर दिया। और इसके जो H है वो हम ऐसे करेंगे, देखो एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, और इसका H ये ऐसे कनेक्ट हो गया। और BH3 और BH एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा ना। तो एज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये तो 5 इसका होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो 3 तो 6 हो गया, समझ में आ गया कैसे हो गया। ये BH3 है, BH3 दो टर्म मिला के वो कराए B2H6 बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एक इनका वो है ना, क्या होता है? सो गाइस इनका एक जो है जो कक्षा खाली होता है, एक ये कक्षा खाली होता है। तो वो क्या है? ये खाली होता है, तो ये खाली कक्षा में इसके साथ भी अस्थायी वो बना लेते हैं। जैसे वो हल्का हल्का बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड। पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसको केलाबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? केलाबंध कहते हैं, या फिर पार्श्वबंध कहते हैं। पार्श्वबंध कहते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे ये बना लेते हैं, इससे इनकी जो स्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो भी उनकी पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार B2H6 है एक अन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और H2 क्या है? अब हमें पता है कि लास्ट ऑप्शन बच रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कैसे हो गया? H2O2 नॉन प्लेनर कैसे है? कि बेसिकली H2O2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? हाइड्रोजन है, ये H ऐसे, और तो एक O इधर आ जाता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, इनमें कुछ एंगल होता है 109.8 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल होता है। तो बेसिकली जो ये होता है ना, जैसे ये वाले ये तो एक प्लेन में होता है, और ये इसके हल्का सा परपेंडिकुलर प्लेन में कुछ एंगल्स होते हैं। जैसे ये है एक प्लेन, ये है, और एक ऐसे मान लो, है ना, ऐसे मान लो। तो H इधर आ गया, और ये जो O है कुछ एंगल से ऐसे आ जाएगा, और जो ये वाला O है वो क्या हो जाएगा? वो इस परपेंडिकुलर प्लेन के साथ थोड़े एंगल में आ जाएगा, जिससे 109.8 डिग्री ऐसे कुछ एंगल से हमारा एंगल बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ये बनता है पूरा, ये एक तल में नहीं होता, प्लेनर नहीं होता, यानी एक ही तल में नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है, यानी समतलीय नहीं होता। नॉन प्लेनर यानी असमतलीय, यानी एक से ज्यादा तल में भी पाया जाता है। मतलब समतलीय का मतलब होता है कि एक ही तल में, समान तल में। असमतलीय यानी असमतल, यानी समान तल में नहीं। तो ये एक ही तल में नहीं होते, इनमें तीन, या तो ये 3 सेम में होंगे, या फिर ये 3 सेम तल में होंगे, दूसरा उनके अपोजिट तल में होता है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो मैच करते हैं। तो फर्स्ट थर्ड से मिल रहा है, तो एक से मिल रहा है थर्ड से, तो देखो ये इन तीनों में से एक होगा। बी फर्स्ट से मिल रहा है, तो बी फर्स्ट से मिल रहा है, तो हमारा ये मिल गया। देखो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और सी सेकंड से मिल रहा है, देखो सी सेकंड से मिल रहा है, और डी फोर्थ से मिल रहा है। और बस आप अगर डायरेक्ट करना चाहें, इनको बिना क्वेश्चन देखे आंसर देखना चाहें, तो एक तरीका ये भी है कि मैंने ए को मैच करो। ए में क्या क्या रहा है? थर्ड 1, तो 1 तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि थर्ड 3 बार दे दिया, तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा हो गई, तो फोर्थ एलिमिनेट हो गया। अब देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, इसमें कह नहीं सकते, सब अलग अलग है। अब सेकंड को चेक करो, सी को चेक करो। सी में देखो सेकंड फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड 3 बार आ गया। तो अब देखो सेकंड 3 बार आ गया, तो देखें तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचे कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड बचा। अब देखो फोर्थ फर्स्ट। अब इसमें फोर्थ की फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आई? फोर्थ की फ्रीक्वेंसी 3 बार आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देख लो, ये फोर्थ एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिना देखे क्वेश्चन को, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, तो नीट ने आपके लिए सीधा प्रबंध कर रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड है, तो आप इसको कर सकते हो।